हेलो बच्चों, मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें मैं आज आप सभी लोगों को टेंस पढ़ाऊँगा। और टेंस जो है ये कक्षा 10 और 11, 12 और 9 में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि टेंस यदि आप सीख लेंगे तो आप ग्रामर से मिलने वाले नंबर को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें टेंस आज तक समझ में नहीं आया होगा। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो बार बार टेंस पढ़ते हैं और बार बार उसी में गलती करते हैं। बहुत से अध्यापक ने पढ़ाया होगा आपको, बहुत से यूट्यूबर ने आपको सिखाया होगा, लेकिन मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ यह आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज आप सभी के लिए टेंस। और जो मेरे नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो टेंस का संपूर्ण वीडियो होगा वो मैं जब भी अपलोड करूं आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका पहला है टेंस। तो टेंस ये है आपका टेंस। टेंस माने होता है काल, और काल मतलब होता है समय। समय को बच्चों हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आपका वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्य काल। इन्हीं तीनों को हम अंग्रेजी में लिखना चाहें तो पहले वाले को हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। यह है आपका प्रेजेंट टेंस। ये हो गया पहला आपका प्रेजेंट टेंस, जिसे हम कहते हैं वर्तमान काल। यह है वर्तमान काल। दूसरा है आपका पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, जिसे हम कहते हैं भूतकाल। यह हो गया आपका भूतकाल। तीसरा आ जाता है आपका फ्यूचर टेंस। ये है आपका फ्यूचर टेंस, जिसे हम कहते हैं भविष्य काल, जिसे हम कहते हैं भविष्य काल। तो इस प्रकार बच्चों टेंस को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला नंबर आपका आता है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा आपका आ जाता है पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। और तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्य काल कहते हैं। बच्चों इन तीनों टेंसों को आगे चल के 4 भागों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट टेंस को कौन कौन से उन 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला आपका आ जाता है प्रेजेंट टेंस। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट टेंस को कैसे 4 भागों में बांटा गया है, उन चारों भागों का नाम क्या होता है और उन चारों भागों की सहायक क्रियाएं क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। तो चलिए बच्चों आपके सामने यहाँ पर बोर्ड में आ चुका है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को हमने बताया था कि प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। आपका पहला भाग आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इन्हीं 4 भागों को हम अब विस्तार से जानेंगे कि इन सभी चारों भागों की सहायक क्रियाएं क्या होती हैं, इन चारों भागों की अलग अलग क्या पहचान होते हैं, इन सभी में कौन से वर्ब प्रयुक्त किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। उसके बाद आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में जानकारी मिलेगी। उसके बाद मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जानकारी दूंगा। फिर एट लास्ट आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। यदि आपको टेंस समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे पास्ट टेंस को भी को पढ़ाऊंगा, फ्यूचर को भी पढ़ाऊंगा, इसी के साथ मैं एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा, रीऑर्डरिंग, सेंटेंस चेंजिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, इन सभी जो ग्रामर के पोर्शन हैं इन सभी को मैं पढ़ाऊंगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप अंग्रेजी में अच्छा अंक हासिल करें तो आप मेरा वीडियो लगातार देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए बच्चों, जैसा कि हमने बताया था कि मैं सबसे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ चुका है। तो आप देख लीजिए, यह है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यदि बात की जाए तो उसमें आपको पहले पहचान याद करनी होगी। जब तक आप पहचान नहीं याद करेंगे आप सेंटेंस को नहीं पहचान सकते कि ये किस टेंस में दिया गया है। तो सबसे पहले हम पहचान याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई सेंटेंस मिल जाए तो उसमें आप सबसे पहले देखिए कि उसमें कहीं पर भी
ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ये सब दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? यदि आपको ये सब में से कोई एक सेंटेंस के अंत में दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो उसके बाद बात आती है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाई जाए, कि हम तो सेंटेंस पहचान चुके हैं, अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो बच्चों इसमें दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त की जाती है। एक है आपका डू, जो कि बहुवचन कर्ता के साथ में प्रयुक्त की जाती है, जैसे आपका बहुवचन कर्ता हो जाए आई, वी, यू और ये दे। आई का मतलब होता है मैं, आपको हिंदी में मैं दिखेगा तो आप समझ जाइए डू लगाना है, हम दिख जाए फिर भी आपको डू लगाना है, तुम दिख जाए तब पर भी डू लगाना है, वे दिख जाए फिर भी आपको डू ही लगाना है। और बहुवचन कर्ता का मतलब है कि जहाँ पर जैसे लड़कों दिख जाए, लड़कियाँ दिख जाएं, बच्चे दिख जाएं, गायें दिख जाएं, यानी कि एक से ज़्यादा वस्तुएं जब हमें दिखाई देंगी तो उन स्थानों पर भी हम डू का ही प्रयोग करेंगे। अब दूसरी सहायक क्रिया आती है आपकी डज। तो डज का प्रयोग हम एक वचन कर्ता के साथ करते हैं। जैसे एक वचन कर्ता में कोई एक व्यक्ति आएगा, एक व्यक्ति का मतलब है जैसे राजेश, मोहन, सोहन, निकिता, ये सब जो नाम होते हैं ये एक वचन के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही आपका ही, सी, इट, ये सब भी आपके एक वचन कर्ता के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी के साथ में आपको डज लगाना है। अब बात आती है वर्ब फॉर्म की। तो आप जब भी वर्ब फॉर्म लगाइएगा वो वर्ब की प्रथम फॉर्म होगी, यानी कि पहली अवस्था होगी। वर्ब की जो पहली अवस्था होती है उसी को हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। तो वर्ब की प्रथम अवस्था को प्रयुक्त करना है। इसके बाद आ जाता है आपका एक रूल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस रूल को याद कर लेंगे तो आपको और आसानी होगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बच्चों आपको जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस दिखे तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे? तो आगे देखिए, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। एक वचन कर्ता होने पर क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। जब भी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ता दिखे तो आप वहाँ पर वर्ब के साथ यस लगा दीजिएगा या फिर ईएस लगाइएगा। ईएस बच्चों वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर अंतिम में वावेल हो। जब भी आपको अंतिम में वावेल दिख जाए, वर्ब के अंत में वावेल दिखे तो वहाँ पर ईएस लगाइएगा। यदि वावेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पर आप यस लगाइएगा एक वचन कर्ता होने पर। और यदि वही आपका जो सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता बहुवचन में हो जाए तो बहुवचन कर्ता होने पर आप क्रिया में यस या ईएस कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो चलिए ट्रांसलेशन इसका सीखते हैं कि जब भी आपको इसका हिंदी में कोई शब्द, कोई वाक्य मिले तो आप उस वाक्य को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसको देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन करना। तो सबसे पहले आपको मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा, उसके बाद निगेटिव का सिखाऊंगा, फिर यस और नो टाइप क्वेश्चन वर्ड का सिखाऊंगा, फिर WH टाइप का। इस तरह से सीरियल से जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए बच्चों, आप सबके सामने यहाँ बोर्ड में आ चुका है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का ही हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने से पहले आपको स्ट्रक्चर याद करना होता है। ये स्ट्रक्चर आप याद कर लेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस को आप जब भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आपको आसानी होगी। तो स्ट्रक्चर में क्या दिया गया है उसको पहले देखते हैं। तो चलिए, स्ट्रक्चर है आपका पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। यहाँ पर देख लीजिए आप, सबसे पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। तो जो भी उस वाक्य में मेन होगा, जिसके बारे में बात की जा रही होगी, वही आपका सब्जेक्ट होगा। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका नंबर आएगा वर्ब का। वर्ब के बाद में आपको लिखना होता है ऑब्जेक्ट। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं और उसमें इन सभी चीज़ों को पहले पहचानेंगे। तो यहाँ पर जैसे लिख दिया गया है कि राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस मिल गया कि राम पुस्तक पढ़ता है। तो इसको आप सबसे पहले पहचानिए कि इसका टेंस क्या है।
तो टेंस पहचानने के लिए हमने आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस आपको मिले तो सेंटेंस के सबसे लास्ट में जाना है आपको। तो लास्ट में पहुंच गए तो यहाँ हमको मिल रहा है, देख लीजिए आप सब लोग, यहाँ पे मिल रहा है ता है। तो यहाँ लास्ट में ता है मिला है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो बच्चों जब भी आपको लास्ट में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, इस तरह से शब्द मिले तो आप समझ जाइएगा कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर लास्ट में ता है दिख रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो हम पहचान लिए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को पहचानेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लिखा है राम पुस्तक पढ़ता है। इसका मतलब जो कार्य है वह स्वीकार किया जा रहा है कि राम पुस्तक पढ़ता है। जब भी आपको स्वीकारात्मक भाव मिल जाए, यानी कि उसमें आपको कहीं पर भी नहीं ना दिखे, ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द दिखे, तो आप समझ जाइएगा कि यह अफर्मेटिव सेंटेंस ही है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जब भी हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे तो इस स्ट्रक्चर की सहायता से ही करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए दिया गया है सब्जेक्ट। तो आप इस सेंटेंस से पहले सब्जेक्ट को पहचानिए कि सब्जेक्ट क्या है। बच्चों मैंने आपसे बताया था कि सब्जेक्ट जो भी होगा उसी के बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए किसके बारे में बात की जा रही है कि राम पुस्तक पढ़ता है, यानी कि राम के बारे में बात की जा रही है कि राम पुस्तक पढ़ता है, यानी कि पढ़ने का काम राम के द्वारा किया जा रहा है। तो इसलिए जो ये राम है आपका, यही आपका सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ देख लीजिए राम के बारे में बात की जा रही थी, तो ये राम जो है आपके सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट के बाद आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। तो यहाँ देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है। इसको हमने आपको नियम में ही बताया था, जो रूल लिखवाया था उसमें लिखा था कि जब भी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिखे तो उसमें आप सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि जो करता है यानी कि सब्जेक्ट एक वचन होगा तो क्रिया में यस या यस लगाएंगे। तो सब्जेक्ट पहचान चुके हैं, हम जानते हैं कि सहायक क्रिया इसमें प्रयुक्त नहीं होगी, तो सहायक क्रिया को छोड़ देंगे। उसके बाद बारी आती है वर्ब की। तो वर्ब का मतलब है क्रिया, क्रिया का मतलब है कि जो काम किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि पढ़ने का काम किया जा रहा है, तो ये जो पढ़ता है यानी कि पढ़ने का काम, ये हो गया आपका वर्ब। तो ये हो गया पढ़ता है आपका वर्ब। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया आपका पुस्तक जो बच गया, ये है ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया है, ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया है और वर्ब भी ढूंढ लिया है। तो इसी स्ट्रक्चर पर सबको लिख देंगे तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना था, तो सब्जेक्ट हमने ढूंढा है राम, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर राम। तो राम लिख दिए बच्चों। अब उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब की बारी आती है। तो हमने बताया है अफर्मेटिव सेंटेंस में जब भी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिखेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस वो हो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया हम नहीं लगाते हैं, तो सहायक क्रिया को छोड़ देते हैं। उसके बाद आती है बारी वर्ब की। तो वर्ब यहाँ पर आपका दिख रहा है पढ़ता है, तो पढ़ने की अंग्रेजी होगी रीड। इस तरह से आप लिख देंगे रीड। तो यहाँ देख रहे हैं सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है, यह सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे यस। ठीक है बच्चों, हमने आपको बताया था कि जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो वर्ब में हम यस या यस लगाएंगे। यस तब लगाएंगे जब यहाँ लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है वो कॉन्सोनेंट होगा। तो ये कॉन्सोनेंट था, इसलिए यहाँ पर हम यस लगाए हैं। अगर लास्ट में वावेल होता तो हम यहाँ पर ईएस लगा देते। तो ये देख लीजिए आप, यस और ईएस का भी अंतर आपको समझ में आया होगा। तो हो गया आपका राम रीड्स। उसके बाद में क्या आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका है पुस्तक, तो पुस्तक की अंग्रेजी लिख देंगे बुक। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो होगा राम रीड्स बुक। इसी तरह से आप एक और लगा दीजिए, जैसे वह खाना खाता है। इसको आप देख लीजिए, इसमें दिया है वह खाना खाता है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट क्या है उसको ढूंढ लेते हैं। तो देखिए किसके बारे में बात की जा रही है, कि वह के बारे में, कि वह खाना खाता है। तो काम करने वाला आपका वह है। तो जब भी आपको वह दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि वह के लिए ही होगा। जब आपका यहाँ पर ता है होगा तभी आप ही लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर लड़का है, और लड़की होती तो उसके लिए हम सी लगाते। तो इसलिए यहाँ पर लड़का है तो हम लिख दिए हैं ही। तो हो गया सबका, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट ही। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब तो लगाना नहीं है, इसको काट दीजिए।
आपका आ जाएगा वर्ब। वर्ब क्या है, कौन सा काम कर रहा है वह, तो खाने का काम कर रहा है, तो खाने की अंग्रेजी हो जाएगी ईट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट एक वचन है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी यस ही लगाएंगे। यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो यस लगा दिए हैं। तो ही ईट्स क्या खा रहा है, फूड, तो यहाँ पर लिख देंगे हम फूड यानी कि खाना। तो हो जाएगा आपका ही ईट्स फूड। इसी तरह से आप भी छोटे छोटे सेंटेंस को बनाइए और उसमें देखिए कि उसका अंग्रेजी में क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको एक बहुवचन का भी बता देता हूँ। जैसे वे स्नान करते हैं, स्नान करते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए वे स्नान करते हैं। तो इसमें भी आप सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखिएगा। सब्जेक्ट है आपका वे, तो वे की अंग्रेजी हो जाएगी दे। तो ये हो गई आपकी दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है तो उसको छोड़ देते हैं। फिर आ जाता है आपका वर्ब। वर्ब क्या है, क्या काम कर रहा है, तो स्नान करने का। स्नान करने की अंग्रेजी होती है बाथ, तो ये हो गई आपकी बाथ। उसके बाद में ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, ऐसे ही आपका ये कंप्लीट तो हो जाएगा। वे स्नान करते हैं का अंग्रेजी में दे बाथ, यानी कि वे स्नान करते हैं दे बाथ। इसी तरह से जैसे हम यहाँ पर दे दें कि हम क्रिकेट खेलते हैं, ये हो गया आपका हम क्रिकेट खेलते हैं, खेलते हैं। अब इसका जब आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट है आपका हम, तो ये होगा आपका वी। सबसे पहले हम लिख दिए हैं वी। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, हेल्पिंग वर्ब को छोड़ देते हैं। उसके बाद आएगा आपका वर्ब यानी कि क्रिया। तो कौन सा काम कर रहा है वो, खेलने का, तो खेलने की अंग्रेजी हो जाएगी ये प्ले। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुवचन है, तो बहुवचन सब्जेक्ट होने पर क्रिया में यस या यस नहीं लगाएंगे। हमने आपको पहले ही बताया है कि जब भी आपका सब्जेक्ट बहुवचन में होगा तो आप क्रिया में यस या यस नहीं लगाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर ना तो यस लगा रहे हैं ना ही यस लगा रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका है क्रिकेट, तो क्रिकेट की अंग्रेजी यहाँ पर लिख दीजिए, ये हो गया क्रिकेट। तो ये इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्रिकेट खेलते हैं का है वी प्ले क्रिकेट। इसी तरह से ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसके बाद हम सीख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हमने आपको पहले ही बताया है कि निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। चलिए आज फिर से बता देता हूँ निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस के बारे में मैं आज फिर से आपको बता देता हूँ कि निगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें किसी कार्य का होना अस्वीकार किया जाता है। बच्चों निगेटिव सेंटेंस में जब कोई भी कार्य होगा तो उसे अस्वीकार किया जाएगा, मतलब उसे मना किया जाएगा। और एक बात, निगेटिव सेंटेंस में आपको जब भी सेंटेंस दिया जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं नहीं ज़रूर दिखेगा। जब भी आपको सेंटेंस में नहीं दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि यह निगेटिव सेंटेंस ही है। निगेटिव सेंटेंस में सबसे आसान पहचानने की यही तरीका है कि उसमें आपको नहीं दिखेगा ही दिखेगा। जहाँ भी आपको नहीं दिख जाए तो समझ जाइए कि वह निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर का अनुसरण करना होगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वे सब्जेक्ट के अनुसार, एक वचन सब्जेक्ट होगा तो एक वचन की सहायक क्रिया लगाना है, और बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो बहुवचन की सहायक क्रिया लगाना है। सहायक क्रिया लगाने के बाद में आपको नॉट लगाना होगा। नॉट लगाने के बाद में आप वर्ब लगाइएगा, वर्ब के बाद में आप ऑब्जेक्ट लगाइए। तो चलिए निगेटिव सेंटेंस को भी हम देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन किस तरह से किया जाएगा। जैसे सूर्य पूरब में नहीं निकलता है, ये देख लीजिए। जैसे यहाँ पर दे दिया जाए कि सूर्य उत्तर में नहीं निकलता है, सूर्य उत्तर में नहीं निकलता है, निकलता है। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस कि सूर्य उत्तर में नहीं निकलता है। तो इस तरह से यह तो सत्य भी है कि सूर्य उत्तर में नहीं निकलता है। तो चलिए इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम अब अंग्रेजी में करेंगे और देखते हैं कि अंग्रेजी में इसे कैसे लिखा जाएगा।
तो बच्चों, मैंने आपको बताया है कि जब भी आप किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करिए तो आप उसके स्ट्रक्चर के अनुसार ही कीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ही बहुत महत्वपूर्ण है। आप स्ट्रक्चर याद कर लेंगे तो कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेशन करने से नहीं बच सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन क्या होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो यहाँ पर सूर्य के बारे में बात की जा रही है कि यह उत्तर में नहीं निकलता है, तो इसका मतलब जो आपका सूर्य है ये सब्जेक्ट हुआ। तो सूर्य को पहले लिख देंगे, जैसे यहाँ लिखेंगे द सन, क्योंकि सूर्य है इसलिए इसके पहले द लगाएंगे। तो ये हो गया आपका द सन। द सन के बाद में क्या लगाना है आपको? हेल्पिंग वर्ब। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि सूरज एक ही है कि बहुत ढेर सारा सूरज है। तो आप बोलेंगे कि सूरज एक ही है, इसका मतलब सूर्य हमारा एक वचन है। तो सूर्य हमारा जब एक वचन हो जाएगा तो एक वचन के साथ में हम सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं। जब भी आपको एक वचन दिखे तो एक वचन में डज का ही प्रयोग कीजिएगा, डू का प्रयोग नहीं करना है। तो द सन यहाँ पर लिखेंगे डज, ये हो गया डज, हेल्पिंग वर्ब लिख दिए। उसके बाद में आपका आता है नॉट। तो डज के बाद में यहाँ लिखिएगा आप नॉट, इस तरह से नॉट भी हो जाएगा। नॉट हो गया। उसके बाद आपका निकल आ जाता है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, क्या काम करता है सूर्य? तो निकलने का काम कर रहा है। तो कौन सा काम कर रहा है सूरज? तो आप जहाँ देख रहे हैं निकलने का काम कर रहा है। तो निकलने की अंग्रेजी लिखेंगे राइज, RISE। राइज कहाँ निकल रहा है? उत्तर में नहीं निकल रहा है, तो इन द नॉर्थ, इन द नॉर्थ। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ये सेंटेंस कंप्लीट। तो द सन डज नॉट राइज इन द नॉर्थ। यहाँ पर हम मित्रों यस या यस इसलिए नहीं लगाए हैं कि ये निगेटिव सेंटेंस है। जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ पर सहायक क्रिया के साथ में नॉट लगाएंगे, और जब आपका अफर्मेटिव होगा तो सहायक क्रिया नहीं लगाएंगे। इसको आप ध्यान से याद कर लीजिए। अफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं लगती है, निगेटिव में सहायक क्रिया लगेगी। इस तरह से आपका हो गया सूर्य उत्तर में नहीं निकलता है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस एक। यहाँ पर जैसे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका अगला सेंटेंस आ गया है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन करना हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप ट्रांसलेशन करिएगा हिंदी से अंग्रेजी में तो आपको स्ट्रक्चर याद होगा, तभी आप कर पाएंगे। तो स्ट्रक्चर में यहाँ देख रहे हैं हम कि निगेटिव में सब्जेक्ट पहले लिखना है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? बच्चे। बच्चे का अंग्रेजी होगा चिल्ड्रेन। तो ये हो गया आपका चिल्ड्रेन। सबसे पहले चिल्ड्रेन लिख दिए हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद में आपका आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बच्चे हैं, बच्चे का मतलब ढेर सारे बच्चे होंगे, ढेर सारे बच्चों का मतलब बहुवचन, और जब भी बहुवचन होगा वहाँ पर सहायक क्रिया डू लगाएंगे। तो चिल्ड्रेन है बहुवचन, तो यहाँ हम लगा देंगे सहायक क्रिया डू। सहायक क्रिया के बाद में आता है आपका नॉट, तो यहाँ लिखेंगे नॉट। उसके बाद में आ जाता है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, कौन सा काम कर नहीं कर रहे हैं वो? जाने का। तो जाने की अंग्रेजी हो जाएगी आपकी ये गो। वर्ब भी हो गया आपका। वर्ब के बाद में आपका आता है ऑब्जेक्ट। तो कहाँ नहीं जा रहे हैं? स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो स्कूल हो गया आपका ये ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम लिख दिए स्कूल। तो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, इसका ट्रांसलेशन होगा चिल्ड्रेन डू नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर टू लगेगा क्योंकि संयोजक है, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रेन डू नॉट गो टू स्कूल। तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। इसी तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे हम अपना पाठ याद नहीं करते हैं, अपना पाठ याद नहीं करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए आप, ये अगला जो अलग है इसको आप सीख लीजिए कि हम अपना पाठ याद नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको हमने बताया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना होता है। तो सब्जेक्ट आपका है हम, तो यहाँ लिख देंगे हम वी। ये हो गया आपका सब्जेक्ट वी।
उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं वी के साथ में कौन सा लगेगा, तो वी आपका बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर लगाया जाएगा डू। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका आ जाएगा नॉट, तो हो जाएगा वी डू नॉट। क्या नहीं कर रहे हैं, आपका वर्ब आ गया है तो कौन सा काम नहीं किया जा रहा है, याद करने का। तो याद करने की अंग्रेजी होती है लर्न, तो ये हो गया आपका लर्न। उसके बाद में लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है आपका अपना पाठ, तो अपना पाठ के लिए हम लिखेंगे आवर लेसन, ये हो जाएगा आवर लेसन। तो इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो वी डू नॉट लर्न आवर लेसन, यानी कि हम अपना पाठ याद नहीं करते हैं। इस तरह से आप देख लिए कि निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा। आप अपने किताब में निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का जितना भी हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन दिखे आप उन सभी को कीजिए। इसी तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जितना अधिक आप जब करते रहेंगे तो आप अभ्यस्त हो जाएंगे, तो आपको जल्दी से याद आ जाएगा कि इसकी सहायक क्रिया क्या होगी, सब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, वर्ब कहाँ रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा। इस तरह से आपको आसानी से पूरा याद हो जाएगा। और जो बच्चे चाहते हैं कि हम अंग्रेजी में अपना अंक अच्छा अर्जित करें, वो लगातार वीडियो को देखते रहें, क्योंकि मैं संपूर्ण अंग्रेजी का अभ्यास ग्रामर पोर्शन करवाऊंगा। इसी के साथ मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि मेरा लगातार वीडियो विज्ञान का भी आ रहा है और गणित का भी वीडियो मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ। तो उन सभी वीडियोस को भी आप देखते रहिए, जिससे उन सभी सब्जेक्ट में भी आपका अच्छा अंक प्राप्त हो सके। और जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा मैं टेस्ट सीरीज़ भी लेके आऊँगा। जो बच्चे मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं उनके लिए मेरी टेस्ट सीरीज़ भी होगी, जिससे बोर्ड परीक्षा में आने वाले समस्त प्रश्नों का एक सार होगा। यदि आप उन टेस्ट सीरीज को लगाते हैं तो निश्चित ही आप 95+ नंबर हासिल करेंगे। तो चलिए अब आपको मैं बता देता हूँ यस और नो टाइप क्वेश्चन, उसका भी ट्रांसलेशन करवाना सिखा देता हूँ। और आपके सामने आ चुका है यस और नो टाइप क्वेश्चन वर्ड। यस और नो टाइप क्वेश्चन वर्ड हमने आपको पहले वीडियो में समझाया था कि यस और नो टाइप क्वेश्चन वर्ड क्या होता है। यदि जो बच्चे मेरा वो पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के मेरा पहला वीडियो भी देख लें, जिससे उनको और आसानी होगी समझने में। तो चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि यस और नो टाइप क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं। तो यस और नो टाइप क्वेश्चन वर्ड वह सेंटेंस होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में ही आता है। यानी कि जब भी आपको हिंदी का कोई सेंटेंस दिखेगा तो उसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में ही होगा। जो भी प्रश्नवाचक वाक्य होंगे वे उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो वाक्य के शुरू में ही होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड कैसे हम पहचानेंगे कि यह यस और नो टाइप का है। तो जैसे आपको यस और नो टाइप का क्वेश्चन वर्ड दे दिया जाए तो आप उसे कैसे पहचानेंगे, ध्यान दीजिएगा कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में ही होगा। जैसे यहाँ पर क्या राधा एक मधुर गीत गाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिया गया है कि क्या राधा एक मधुर गीत गाती है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में ही आ चुका है, जो है आपका क्या जो है ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है। देख लीजिए आप सब लोग, ये वाक्य के शुरू में ही आ चुका है। जब भी आपको वाक्य के शुरू में ही प्रश्नवाचक शब्द दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि वह यस और नो टाइप क्वेश्चन वर्ड है। यहाँ पर सबसे पहले ही क्वेश्चन वर्ड आ चुका है, ध्यान से देख लीजिए। फिर से आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन वर्ड जब भी आपको आरंभ में दिखेगा तो वह सेंटेंस आपका यस और नो टाइप क्वेश्चन वर्ड होगा। तो यस और नो टाइप क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए ये आपका नया स्ट्रक्चर है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये नया स्ट्रक्चर जो है इसी पर आधारित आपका यस और नो टाइप क्वेश्चन वर्ड का ट्रांसलेशन होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। यस और नो टाइप क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप लिखेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद में यदि सेंटेंस में कहीं पर नहीं दिया होगा तो आप यहाँ पर नॉट लगाइएगा, और यदि सेंटेंस में नहीं आपको नहीं दिख रहा है तो नॉट नहीं लगाएंगे आप। नॉट के बाद लिखते हैं हम वर्ब को, वर्ब के बाद में आपका आता है ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेशन करके सीख लेते हैं कि कैसे किया जाएगा।
तो यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक शब्द शुरू में ही है, तो प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में होगा तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप, राधा आपका सिंगुलर नंबर है, यानी कि जो राधा है ये एक वचन है, तो सबसे पहले एक वचन की सहायक क्रिया यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यह है आपका हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सबसे पहले सहायक क्रिया लिखना है। तो सहायक क्रिया सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे डज। डज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है। जब भी सब्जेक्ट आपका एक वचन में होगा तो सहायक क्रिया आप डज लगाएंगे। तो यहाँ लिख दिए हैं डज। डज के बाद आपका आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका राधा, तो ये हो गया आपका राधा। अब उसके बाद आता है यदि नहीं हो तो नॉट। आप देख लीजिए वाक्य में कहीं पर नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं तो है ही नहीं, इसलिए हम नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट को छोड़ देते हैं। नॉट के बाद आपका आ जाता है वर्ब। तो वर्ब क्या है? एक गीत गाना, गीत गाने की अंग्रेजी को कहते हैं सिंग। ये हो गया आपका सिंग माने गीत गाना। और उसके बाद मधुर गीत, मधुर गीत का मतलब है ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग। तो ये हो गया आपका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। डज राधा सिंग ए स्वीट सॉन्ग, क्या राधा एक मधुर गीत गाती है। इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने आसानी से यस और नो टाइप क्वेश्चन वर्ड को भी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना सीख लिए हैं। इसी तरह से मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ और इसे आप पिक कीजिए। जैसे क्या कुत्ते, क्या कुत्ते अजनबी पर, अजनबी पर भौंकते हैं, भौंकते हैं। यह हो गया आपका सेंटेंस, क्या कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में ही आया है। तो जब भी आपको प्रश्नवाचक वाक्य आपको आरंभ में दिख जाए तो समझ जाइएगा कि यह आपका यस और नो टाइप है। तो जब भी आपको प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में दिखेगा तो आप लिखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में है इसलिए हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट के अनुसार ही लिखिएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट हम देख रहे हैं तो कुत्ते हैं, कुत्ते का मतलब बहुत सारे कुत्ते हैं, तो बहुत सारे कुत्तों को हम बहुवचन कहेंगे, इसलिए यहाँ पर हम बहुवचन की सहायक क्रिया लिखेंगे डू। डू के बाद अब लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है आपका कुत्ता, कुत्ते की अंग्रेजी होती है डॉग, तो बहुत कुत्ते हैं इसलिए हम डॉग्स लिखेंगे, डू डॉग्स। उसके बाद यहाँ पर यदि नहीं हो तो नॉट, तो हमको तो नहीं कहीं नहीं पर दिख रहा है इसलिए हम नॉट नहीं लिखेंगे। उसके बाद आएगा वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो कुत्ते कौन सा काम कर रहे हैं, तो कुत्ते भौंकने का काम कर रहे हैं, तो भौंकने की अंग्रेजी लिख देंगे हम यहाँ पर बार्क। इस तरह से बार्क। किस पर भौंक रहे हैं, अजनबियों पर, एट स्ट्रेंजर्स। ये हो जाएगा आपका एट स्ट्रेंजर। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, स्ट्रेंजर्स। ये यहाँ पर देख लीजिए, तो ये भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये हो जाएगा डू डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, क्या कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। अजनबी है सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पर अजनबियों नहीं है इसलिए अजनबी के लिए स्ट्रेंजर ही अकेले लिखा जाएगा। अब चलिए एक बता देते हैं जिसमें नहीं भी आ जाए। तीसरा नंबर आप देख लीजिए कि क्या गाय दूध नहीं देती है। ये आप देख लीजिए, इसमें आपको नहीं भी दिख गया है। तो चलिए देखते हैं कि जब नहीं आ जाए तो उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ही आपका क्वेश्चन वर्ड दिख रहा है, तो बिना सोचे समझे आप सहायक क्रिया लिख दीजिएगा, लेकिन सब्जेक्ट को देखकर ही लिखिए। यहाँ पर गाय एक वचन है इसलिए यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका डज। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपका गाय, तो गाय की अंग्रेजी हो जाएगी काऊ। ये हो गया काऊ। उसके बाद क्या लिखना है, यदि नहीं हो तो नॉट। तो यहाँ नहीं तो है भाई, जब नहीं होगा तो हम यहाँ सब्जेक्ट के बाद में नॉट लिख देंगे। इस तरह से नॉट भी हो गया आपका। नॉट के बाद क्या लिखना है आप देख लीजिए, तो वर्ब है। वर्ब क्या है इसमें, दूध देना, तो दूध देने की अंग्रेजी होती है गिव।
GIVE, ये हो गया आपका गिव मिल्क, ऑब्जेक्ट होगा मिल्क। इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। डज काऊ नॉट गिव मिल्क, क्या गाय दूध नहीं देती है। इस तरह से आप यस और नो टाइप क्वेश्चन वर्ड को भी सीख चुके हैं। अब चलिए एक बता देता हूं मैं WH टाइप क्वेश्चन वर्ड। WH टाइप क्वेश्चन वर्ड जब कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा जो अगला वीडियो होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर आधारित होगा, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पर आधारित है। अगला वीडियो मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर आधारित होगा। अगला वीडियो देखना आप मत चूकिएगा, क्योंकि मैं आपसे वादा कर चुका हूं कि मैं संपूर्ण ग्रामर पोर्शन, किताब वाला जो भी प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री है, उन सभी को पढ़ाऊंगा। आप सब लोग मेरा सहयोग कीजिए, मैं भी आपका सहयोग कर रहा हूं। लगातार आप वीडियो देखते रहिए, आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो चलिए WH टाइप भी देख लेते हैं। तो ये आपके सामने आ चुका है WH टाइप क्वेश्चन वर्ड। तो WH टाइप क्वेश्चन वर्ड हमने आपको बताया है, फिर से आज मैं बता देता हूँ कि WH टाइप क्वेश्चन वर्ड वह सेंटेंस होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। इसमें क्या है बच्चों कि जब भी आपको क्वेश्चन वर्ड दिखेगा वो वाक्य के बीच में कहीं पर होगा। जब भी आपको प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में कहीं पर दिखे तो आप समझ जाइए कि यह आपका WH टाइप क्वेश्चन वर्ड है। और WH टाइप क्वेश्चन वर्ड का जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं तो ट्रांसलेशन करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ये 4 स्ट्रक्चर जो मैं आज लिखा दे रहा हूँ ये आपको प्रेजेंट में भी काम आएगा, फ्यूचर में भी काम आएगा और पास्ट टेंस में भी काम आएगा। तो ये 4 स्ट्रक्चर आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको पूरे टेंस में काम करने वाला है। तो चलिए स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में यदि नहीं होगा तो आप नॉट लिखेंगे, और नहीं यदि नहीं है तो नॉट नहीं लिखना है। उसके बाद में वर्ब लिखेंगे और आप लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस तरह से आप WH टाइप क्वेश्चन वर्ड का ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए आपको यहाँ पर मैं सेंटेंस का ट्रांसलेशन करके सिखा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि WH टाइप का कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ट्रांसलेशन देखते हैं। पहला नंबर आपका है वह, देख लीजिएगा ध्यान से कि वह पुस्तक क्यों पढ़ती है। ये देख लीजिए, वह पुस्तक क्यों पढ़ती है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका प्रश्नवाचक शब्द था वो यहाँ बीच में आया है, वाक्य के कहीं पर बीच में आ गया है। तो जब भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो आप समझ जाइएगा कि यह WH टाइप क्वेश्चन वर्ड है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्य के बीच में है, इसलिए ये सेंटेंस आपका जो है वो WH टाइप क्वेश्चन वर्ड है। तो WH टाइप क्वेश्चन वर्ड का ट्रांसलेशन करने से पहले हम स्ट्रक्चर पर ध्यान दे देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, इसका मतलब है जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड आपका क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। तो ये हो गया क्यों की अंग्रेजी वाई। तो यहाँ पर हम वाई लिख दिए हैं क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद में आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ आप देख रहे हैं वह का मतलब है लड़की है, यहाँ पर क्योंकि ती है लिखा है इसलिए वह आप क्या कहेंगे कि वह एक लड़की है। इसलिए एक वचन है, एक वचन के साथ हम सहायक क्रिया लगाते हैं डज, तो यहाँ पर हम उसके बाद में लिख देंगे डज। तो वाई डज। उसके बाद क्या लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपका वह के लिए हम लिख देंगे सी। तो वाई डज सी। उसके बाद में यदि नहीं हो तो नॉट, नहीं तो कहीं पर नहीं है इसलिए नॉट नहीं लिखा जाएगा। फिर लिखेंगे हम वर्ब। वर्ब है आपका पढ़ना, पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड। और उसके बाद में लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा आपका पुस्तक, पुस्तक की अंग्रेजी होती है बुक। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। वाई डज सी रीड बुक, वह पुस्तक क्यों पढ़ती है। इसी तरह से आप देख लीजिए अगला सेंटेंस, वे बाजार क्यों नहीं जाते हैं।
यहाँ पर देखिए एक अगला सेंटेंस आ चुका है आपके सामने कि वे बाजार क्यों नहीं जाते हैं। तो चलिए इसका भी ट्रांसलेशन हम कर देते हैं, आप सब लोग भी कीजिएगा इसी तरह से। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो क्वेश्चन वर्ड आपका है यहाँ पर क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी, तो क्यों की अंग्रेजी हो जाएगी आपकी वाई। तो सबसे पहले लिख दिए हैं वाई। फिर लिखा जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट को देखकर ही लिखेंगे हम। यहाँ पर हम देख रहे हैं सब्जेक्ट बहुवचन है, तो यहाँ पर आपकी सहायक क्रिया जो होगी वह बहुवचन वाली होगी। तो बहुवचन में हम लगाते हैं डू, तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर डू। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए तो है वे की अंग्रेजी हो जाएगी दे, यहाँ लिख देंगे दे। सब्जेक्ट के बाद में यदि नहीं हो तो नॉट। तो हम तो भाई देख रहे हैं यहाँ पर नहीं है, तो नहीं होगा तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे नॉट। सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है, जैसे आपको स्ट्रक्चर में दिया गया है वैसे आपको लगाना है। फिर लिखेंगे हम वर्ब। वर्ब कौन सा काम कर रहे हैं, जाने का। तो जाने की अंग्रेजी हो जाएगी आपकी गो। फिर लिखना है आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है बाजार, तो बाजार की अंग्रेजी होती है मार्केट। इस तरह से आप कर चुके हैं। देख लीजिए वे बाजार क्यों नहीं जाते, तो इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन होगा वाई डू दे नॉट गो मार्केट। तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर आप टू लगा दीजिएगा क्योंकि मार्केट जा रहे हैं वो। तो ये हो जाएगा आपका पूरा सेंटेंस। इसी तरह से आप तीसरा नंबर देख लीजिए। हम जैसे आप पिताजी यहाँ लिख दीजिए कि पिताजी अखबार क्यों नहीं पढ़ते हैं। ये हो गया आपका, यहाँ देख लीजिए। अब इसका ट्रांसलेशन करना सीखिए। तो सबसे पहले क्यों है, तो आप क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा वाई। क्वेश्चन वर्ड के बाद में आता है सब हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन वर्ड के बाद में आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ देखिए पिताजी एक वचन है, तो यहाँ पर लगेगी डज हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट है आपका पिताजी, क्योंकि पिताजी के बारे में ही बात की जा रही है, तो यहाँ लिख देंगे हम फादर। ये हो गया। उसके बाद में यदि नहीं हो तो नॉट। तो हम देख रहे हैं नहीं भी है, तो नहीं के लिए यहाँ हम लगा देंगे नॉट। नॉट के बाद आपका आता है वर्ब। तो कौन सा काम कर रहे हैं, पढ़ने का। तो पढ़ने की अंग्रेजी हो जाएगी ये रीड। वर्ब के बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है अखबार, तो अखबार के लिए हम लिखते हैं न्यूज़ पेपर। तो इस तरह से ये आप देख लिए हैं कि इसका भी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो चुका है। पिताजी अखबार क्यों नहीं पढ़ते, तो इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन होगा वाई डज फादर नॉट रीड न्यूज़पेपर। इस तरह से आप आज चारों प्रकार के सेंटेंस को सीख लिए हैं। अफर्मेटिव ट्रांसलेशन करना सीख चुके हैं, निगेटिव का भी ट्रांसलेशन करना सीख लिए, और WH टाइप का भी सीख लिए हैं, और आप यस और नो टाइप का भी सीख चुके हैं। इसी तरह से आप वीडियो के साथ लगे रहिए। मैं अगला वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर आधारित अपलोड करूंगा, जिसमें मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो भी सेंटेंस के ट्रांसलेशन होंगे उन सभी को सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपना जो ये परिवार है पढ़ने का, ये बढ़ता रहे। जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। आप अपने मित्रों के साथ इस लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी मेरे चैनल के द्वारा अंग्रेजी ट्रांसलेशन करना सीख लें। और यदि आपको कहीं पर भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको भी सलूशन दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।